मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर से डील करते हैं और स्पेशली उसको इस्लामिक फ़ाइनेंस अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस्लामिक फ़ाइनेंस आज के इस्लामिक नाम से थोड़ा सा बहुत लोगों को इश्यूज़ हैं, तो इस्लामिक फ़ाइनेंस बेसिकली इज़ मोर ऑफ एथिकल फाइनेंस या ऑल्टरनेटिव फाइनेंस भी कुछ लोग कहते हैं उसको। लेकिन कुछ भी कहें, द एसेंस इज़ सेम एंड द एसेंस इज़ रेस्पॉन्सिबल फाइनेंसिंग। आई थिंक मिस्टर अशरफ मोहम्मदी जो इदाफा इन्वेस्टमेंट की फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके साथ हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव फाइनेंस, एथिकल फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस पे। दिस इज़ वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट विद इन द बिग और लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो ग्लोबली भी बहुत राइज कर रही है, और इसके बारे में हम जानेंगे सर से। अशरफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है पॉलिसी टाइम्स में। पहला सवाल मैं ये करना चाह रहा था, ये जो ऑल्टरनेटिव फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस, इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, और लार्ज बैंकिंग स्पेक्ट्रम, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम में ग्लोबली इस्लामिक फाइनेंस का अभी कितना अहमियत रखता है? सो आपने काफ़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ की, ऑल्टरनेटिव फाइनेंस है, पार्टिसिपेटरी फाइनेंस है, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस है, वगैरह वगैरह अलग अलग नाम दिए गए हैं उसको, ताकि इस्लाम से इस्लामिक फाइनेंस ना बोलना पड़े। मैं खुश हूँ कि अब तक किसी ने इसको हर्बल फाइनेंस नहीं बोला है, वरना वो भी बोल देते थे। वो भी बोला जाता है हर्बल फाइनेंस। बट एथिकल फाइनेंस इज़ गुड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी accustomed to listen Islamic in business terms, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री टुडे। आज ग्लोबली $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है ये, इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस ओवरऑल, और इट्स एक्सपैंडिंग, इट्स ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 16-17% पर एनम। सो बहुत क्विकली ये ग्रो किया, स्पेशली आफ्टर 9/11 जो है, अ लॉट ऑफ funds were brought back to Middle East and Asian countries. So जो invested था US में, वो सब लोगों ने वापस लिया, और अब उनको जब invest करना था तो they were very particular that they want to invest in a non-interest basis, and that's how suddenly there was a boom in this industry. So this is how it has expanded, और the fact is कि आज लंदन, सिंगापुर, जो अपना बहरीन, दुबई, ये सारे जो है एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं कि दे वांट टू बिकम द हब ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। सो दैट्स द कंपटीशन गोइंग ऑन अमंग्स दीज मेजर सिटीज़ इन द वर्ल्ड। होलसेल बैंकिंग की अगर बात करते हैं इस्लामिक फाइनेंस में, तो यूरोप इज़ दी हब। रिटेल बैंकिंग में ब्रिटेन हैज़ टेकन द लीड, इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन वगैरह उन्होंने जब लॉन्च किया, और ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब तो फोर फ्रंट पर है ही। राइट। तो अच्छा, मुझे लगता है कहा जाता है कि द टोटल मार्केट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस इज अराउंड $2 to 3 ट्रिलियन, और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे उसमें डील का कंट्रीब्यूशन है। इंडोनेशिया नॉट सो मच, बट मलेशिया इज इन द फोर फ्रंट, सिंगापुर इज इन द फोर फ्रंट, चाइना फील्ड में आ गया। अब जिस इंडस्ट्री में चाइना आ जाए उसके बारे में क्या कहा गया है? चाइना ऑफर्स इस्लामिक बैंक्स, जापान ऑफर्स इस्लामिक बैंक्स, यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी इज़ एट द फोर फ्रंट, यूके इज़ एट द फोर फ्रंट, यूएस और कनाडा के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, बट होम लोन्स वगैरह के लाइंस पर प्रोडक्ट्स है। अच्छा, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फाइनेंस या एडवांस फाइनेंस और द करेंट कंटेम्प्रेरी फाइनेंशियल सिस्टम से या बैंकिंग सिस्टम से? इस्लामिक फाइनेंस ऐसा क्या डिफरेंट ऑफर करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। डिफरेंस ये है कि अपनी पूरी बैंकिंग की हिस्ट्री में कन्वेंशनल बैंकिंग ने जो है सिर्फ एक प्रोडक्ट दिया है, और वो है कि लोन लो और उस पर इंटरेस्ट दो। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं है पर से बैंकिंग के पास। वेरेज ये 30-40 साल की जो हिस्ट्री में इस्लामिक फाइनेंस जो है उसने 50 प्रोडक्ट्स दिए हैं। So we are talking about rent to own, पार्टनरशिप, मुशारका के प्रोडक्ट्स है जिसमें पी फंडिंग के लाइंस पर जो है उस टाइम पर काम होता है। मुदारबा के कई सारे प्रोडक्ट्स है जिससे विच इज़ मोर अकिन टू वेल्थ मैनेजमेंट, और उसके अलावा रेंट टू ओन जैसे मैंने बताया, बाई सलम फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो अलग अलग इतने ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स ऑफर किए ये छोटे से टाइम फ्रेम में कि इट इज़ अ मच मोर वाइब्रेंट ऑप्शन, and 40 to 50% of the beneficiaries, यानी 40% of the depositors और 60% of the borrowers are non-Muslims.
That was my next question. नाम है इस्लामिक, बट इसमें मुस्लिम्स के अलावा दूसरे लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं? सो मैं ये बता रहा था कि 40% ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड 60% ऑफ द बोरोवर्स आर नॉन मुस्लिम्स, एंड दैट इज़ अ ग्लोबल सिनेरियो. चाइनीज़ बिजनेसेस मलेशिया के अंदर ख़ास तौर पर, मिडल ईस्ट के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो डिपॉजिटर्स साइड पर नॉन मुस्लिम्स. अच्छा, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ श्रीलंका के बारे में. श्रीलंका में एक बहुत छोटा सा मुस्लिम पॉपुलेशन है, 7-8% है, बट वहाँ पर वो इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक इंश्योरेंस सब उन्होंने वो प्रोडक्ट्स ऑफर किए. 2004 में जब तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस वहाँ लॉन्च हुआ तो अ लॉट ऑफ पीपल वर शिफ्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल टू इस्लामिक, बिकॉज इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस. और जब लोगों ने देखा कि भाई हमारा फ़ायदा ज़्यादा तो वहाँ पर है, तो वो स्विच ओवर करना शुरू किया. और ये हालत हो गई कि द कन्वेंशनल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, दे वेंट टू द प्रेसिडेंट, कुमारतुंगे थी उस टाइम पर, कि उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई ये बंद कराओ वरना हमारा काम बंद हो जाएगा. लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है वो है जस्टिस मतलब ये इंटरेस्ट को डिस्करेज करता है. जो सूद है, इसको सिंपल लैंग्वेज में सूद कहा जाता है, सूद को डिस्करेज करता है. और विश्वास कीजिए, सूद सबसे ज़्यादा गरीबों को नुकसान देती है. फाइनेंशियल लिटरेसी की इस देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हमारे देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं, गांव में एकदम जीते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा रहता है, लेकिन वो तकिए के नीचे या कंबल में पैसा अभी भी रखते हैं गांव में. एक्सेस टू फाइनेंस, एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी, दूसरी तरह से एक्सेस टू फाइनेंस बहुत लिमिटेड है हमारे देश में. जो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में आम लोगों का, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में हो, सेविंग्स के फॉर्मेट में हो या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदने के फॉर्मेट में हो, इसकी बहुत बड़ी लिटरेसी की एक कैंपेन की ज़रूरत है. आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और कैसे ये बहुत बड़ा बैरियर को हम ब्रेक कर पाएँ? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर दुनिया में बेहतरीन फाइनेंशियल सेक्टरों में से एक माना जाता है, उसके बावजूद भी एक्सेस टू फाइनेंस बहुत लिमिटेड है. एब्सोल्युटली. सो इसकी जो थोड़ा सा डेप्थ आपको बता दूं कि एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली बहुत कम है. क्योंकि फाइनेंस इज समथिंग, पर्सनल मनी मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज़ नॉट टॉट एट स्कूल्स में ये कभी सिखाया है, स्कूल कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता है. तो ये जो है, इसको अलग से सीखना किसी तरीके से वो बहुत ज़रूरी है. और हम वो एक कैंपेन के तौर पर आज़ादी, योर पाथवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम, इस नाम से एक पूरा कैंपेन हमने चलाया हुआ है, और उसी के तहत मैं अभी दिल्ली भी आया हुआ हूँ. सो द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो हर साल जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती है, उसका 97% जो है, मतलब सिर्फ 3% इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर आता है, और बाकी 97% जो कन्वेंशनल फॉर्म्स में या तो लोग गोल्ड खरीद लेते हैं या बैंक में रख देते हैं वगैरह वगैरह. यूएस के अंदर 65% ऑफ द फंड्स जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो ये फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है, बाकी 35 जो है वो उन लोग अपने तरफ से जो करते हैं. सो व्हाट दिस शोज इज दैट वी आर रियली फार बिहाइंड, लाइक 20-30 टाइम्स वी आर बिहाइंड अ कंट्री लाइक यूएस व्हेन इट कम्स टू आवर ओन पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. और हम गवर्नमेंट को और टैक्सेस को कोसते रहते हैं, राइट. सो द प्रॉब्लम इज हाउ डू वी एज अ पीपल गेट दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. तो ये क्यों हुआ, ये जो एक लैग जो है वो क्यों हुआ? ये शुरुआत इसकी हुई 93-94 में हर्षद मेहता का, जब हर्षद मेहता स्कैम नहीं बोलना चाहिए, दैट वाज अ बैंकिंग स्कैम. और उसके अंदर लोग, तब जो हमारी हाउस होल्ड सेविंग थी 21% इक्विटी मार्केट्स में होती थी. लेकिन उसके बाद लोग इतना ज़्यादा डर गए जब लोगों ने पैसा लूज़ किया कि तब से अब तक वो 3% को क्रॉस नहीं कर पाया, राइट. सो पीपल आर रियली अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट द फाइनेंशियल मार्केट्स, गेटिंग देमसेल्फ फाइनेंशियली लिटरेट. अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया है, म्यूचुअल फंड सही है के नाम से, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लोग अब खुल रहे हैं, बट इट इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो फॉर अस. अच्छा, एक बहुत बड़ा एक्चुअली सवाल है इंडस्ट्री का, आपके इस्लामिक फाइनेंस के जो प्रोफेशनल्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उस पर, कि आज के टाइम पे इफ़ यू सी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई अगर इस्लामिक फाइनेंस के प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें और कोई अगर कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल बैंकिंग पे इन्वेस्ट करें, इनफैक्ट द बैंकिंग सिस्टम गिव्स मोर रिटर्न देन योर इस्लामिक फाइनेंस प्रोडक्ट्स. Do you agree or? What I would like to say over here is that आजकल अगर हम बैंकिंग में फिक्स डिपॉजिट्स को अगर देखते हैं तो 7-8% तक जा रहा है.
राइट. सेविंग्स अकाउंट में 3-4% से ज़्यादा, लाइक 3.5% इज़ द ट्रेंड नाउ. कुछ लोग 4% दे देते हैं, बट दैट्स अबाउट इट. और इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है, राइट. सो इट्स अ डबल वैमी कि एक तो आपको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न्स मिल रहा है. रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10 to 12% इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया. सो वो इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट जो फिक्स डिपॉजिट पर भी मिलता है हमें वो काफ़ी कम मिलता है, राइट. नंबर 1. और उस पर टैक्सेस हम दे रहे हैं, तो वो डबल वैमी हमारे लिए तो और as compared to that, when we look at an ethical fund like Tata Ethical Fund or Taurus Ethical Fund, तो आजकल उसमें थोड़ा सा रिटर्न सबड्यूड है, 2-3% के आसपास है. लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो आज प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं. अच्छी जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है वो शरिया कंप्लायंट नहीं है, तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट. और अभी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप सेक्टर में कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स में कर रहे हैं, जो बहुत गिरा हुआ है. तो उसकी वजह से, और ये जो इक्विटी मार्केट्स में, तो इंडिया में जब हम शरिया कंप्लायंट की बात करते हैं तो वी जस्ट हैव म्यूचुअल फंड्स ऑन द फ्रंट लाइन. तो उस मार्केट में आजकल जो ट्रेंड है वो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक इसका है. तो ये जो मार्केट्स हमको जो इतनी हाई दिख रही है वो इन सारे सेक्टर्स की वजह से दिख रही है. तो उसकी वजह से फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि रिटर्न सही नहीं है. बट अगर हम पास्ट में देखें तो द रिटर्न्स हैव बीन एट पार विद द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. इनफैक्ट जब 2009 में सेंसेक्स ने 86% रिटर्न दिया था, तब यही सारे शरिया कंप्लायंट फंड्स ने 108 to 110% रिटर्न दिया था. So the returns are normally substantially higher than the benchmarks, but फिलहाल टाइम जरा सा खराब चल रहा है. I agree. तो यानी इस्लामिक बैंकिंग का टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा है, लेकिन ट्रेडिशनली इस्लामिक फाइनेंस गिव्स मोर रिटर्न. 2008 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, अदर फंड्स वर रियली इम्पैक्टेड, द बैंकिंग सिस्टम वाज कंप्लीटली इम्पैक्टेड, बट इस्लामिक बैंकिंग सस्टेन. जैसे आपने बताया ना कि लेवरेजिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते बैंक इस्लामिक बैंकिंग में. सो कोलैटरल बेस्ड फंडिंग वगैरह सब होती है, ज़्यादा लेवरेजिंग नहीं होती है. उसकी वजह से ये पूरे क्राइसिस को बहुत अच्छी तरीके से इस्लामिक बैंक्स ने हैंडल किया, सस्टेन किया. बाकी दूसरी सारी बैंक्स जो है तबाह हो गई. 2 सवाल है. नंबर 1 सवाल कि आज के टाइम पे कन्वेंशनल और कोई भी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना एक ट्रेंड बना दिया, और मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है. लेकिन इस्लामिक फाइनेंस में, स्टार्टअप्स में, इंक्यूबेशन सेंटर्स में या इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में कोई इनकरेज कर रहे हैं क्या इंडिया में या अब्रॉड? स्कोप है, कैसा स्कोप है? सो जो जनरल एटमॉस्फेयर है, बिकॉज इस्लाम में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है. देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फंडिंग एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस. तो अगर किसी ने एस्टैब्लिश किया, 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है और अब उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, तो रहबर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स है जो ये फैसिलिटेट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को मिला देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और फिर उनका काम हो जाता है. तो वो एक स्कोप है जहाँ पर काम हो रहा है. बट उसके अलावा बिसाइड्स, जैसे AIMBSN में उन्होंने एक पूरा ये सिलसिला शुरू किया है स्टार्टअप लैब्स का. तो उस टाइप के लैब्स डेवलप हो रहे हैं, काम हो रहा है एट अ वेरी बेसिक लेवल. और बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो अपने लोकल लेवल पर काम कर रही है. तो अगर लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक का किसी को लोन की ज़रूरत है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो 7-8 लाख तक की किसी को ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड कर देती है. और people start doing their businesses or so on. So micro level पर there is something available, but when we talk at macro mega level there is nothing really. Much because that needs policy intervention and political willingness. तो वहाँ मुझे लगता है तो आप बहुत मुश्किल है वहाँ कुछ करना. एक लास्ट सवाल के साथ मैं इंटरव्यू को क्लोज करना चाहूँगा. हर सेक्टर में क्वालिटी चेक बहुत अहमियत रखता है. क्वालिटी इन द सेंस कि वहाँ ताकि कोई फेकनेस या फ्रॉड ना हो, वो क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देता है. अगर कहीं पे क्वालिटी चेक नहीं है तो क्वालिटी वो बहुत इम्पैक्ट करता है. गिवन इंडिया सिचुएशन, मुझे लगता है फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं, सेबी, RBI, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. लेकिन इस्लामिक फाइनेंस ऐसे कैटेगरी हैं वहाँ सच मुझे लगता है कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है. इसीलिए हमने बहुत सारा उस तरह से देखा भी है कि
ऑन मेनी ओकेजन्स, मेनी स्कैम्स और मेनी थिंग्स कमिंग। क्वालिटी, आप हालांकि ये इस्लामिक फाइनेंस में नहीं है, ये हालांकि लोग बदनाम करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तुरंत बोल देते हैं कि हाँ ये इस्लामिक वाले तो ऐसे अनएथिकल हैं और बदनाम कर देते हैं। हालांकि ये एथिक्स के नाम पे वो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मेन स्ट्रीम बैंकिंग कोई दूध से धुले हुए नहीं है, क्योंकि वहाँ इस्लामिक बैंकिंग में तो 200-400 करोड़ या 1000 करोड़ का, वहाँ तो लाखों करोड़ का स्कैम चलती है, जो हर्षद मेहता स्कैम और कुछ भी ये ILNFS, और ये सारे स्कैम का मेन जिम्मेदार जो हैं वो हमारे देश के चार्टर अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज, दे आर द पीपल हु डील विद दिस, हु मैनिपुलेट थिंग्स टू मेक दिस हैपन। और वो क्वालिटी चेक का अभी तो ये कोई मुझे लगता है नहीं, कोई कुछ है नहीं। रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिलहाल जो भी अपने आप को इस्लामिक फाइनेंस वगैरह बोलते हैं तो वहाँ पर दूर दूर तक क्वालिटी चेक या बीइंग रेगुलेटेड इज़ नॉट ऑन द एजेंडा। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं इदाफा इन्वेस्टमेंट्स वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू कम आउट विद अ शरिया लिस्ट। जिस तरीके से ग्लोबली शरिया इंडाइसेस थे, उस पहले इंडिया में नहीं था, हम लोगों ने 2005 में लॉन्च किया था, उसके बाद 2008 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। बट द मोमेंट a sharia list was being provided by a body like इंडिया में तकवा एडवाइजरी तासीस के नाम से जो है, उन्होंने जब शुरू किया एक लिस्ट प्रोवाइड करना, we decided that we will close down our list and we'll follow them because that is a sharia audit firm and we get an opportunity to be a part of a bigger community which follows top level scholars etc. We said we want to work under that regulation, right? So इसी तरीके से जो कोई भी कोई प्रोडक्ट लेकर आता है जिसको इस्लामिक फाइनेंस के अंदर शुमार करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कहीं से वो सर्टिफाई कराए, कहीं से वो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेबी शुड बी लाइक इट शुड, और RBI शुड टेक केयर ऑफ दिस इन द फर्स्ट प्लेस। बट जब तक वो नहीं होता है, वी मस्ट क्रिएट अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और हर किसी को उससे रजिस्टर होना चाहिए और पब्लिक को डिमांड करना चाहिए कि भाई आपने जब तक सर्टिफिकेशन नहीं किया हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो उस तरीके का कोई सिस्टम हो तो थिंग्स विल बी स्लाइटली अंडर कंट्रोल। तो मैं इस इंटरव्यू को यहीं से खत्म करना चाह रहा हूँ। 4-5 चीज़ें मैं साफ कहना चाह रहा हूँ। इस्लाम के नाम पे डरिएगा मत, क्योंकि इट्स जस्ट अनदर सेक्टर, अनदर इंडस्ट्री एंड यू हैव टू प्रमोट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सरकार पावर में हो, आपके एजेंडा कुछ भी हो, आपको जो हमेशा केयर करना चाहिए वो है ये कि टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। आपने सडनली ब्लॉकचेन को ब्लॉक करने की कोशिश की या क्रिप्टो करेंसी को कोशिश की, बट उसको ब्लॉक करके आपकी नुकसान है, हमारे देश के नुकसान है। क्यों? बिकॉज दैट प्रमोट्स ए सेपरेट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री एंड स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग इट और वर्ल्ड इज प्रमोटिंग दैट। तो आप क्यों नहीं करें? आप उसका फ़ायदा क्यों नहीं, हमें हमारे देश को क्यों फ़ायदा ना पहुँचा? और ब्लॉकचेन इज सच ए टेक्नोलॉजी विच इज़ गोइंग टू गिव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, स्किल्स टू द कंट्री एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो इस देश की सख्त ज़रूरत है। सिमिलरली इस्लामिक फाइनेंस टाइप हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग को प्रमोट करती है, और इंडिया में आप कुछ भी बोले तब भी 20-25 करोड़ एक कम्युनिटी है, और ये तो सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी है, बट आम लोग भी इस्लामिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स को मान के अडॉप्ट करके बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जो सूद को यानी इंटरेस्ट को और अननेसेसरी इन्फ्लेशन को प्रमोट नहीं करती, बढ़ावा नहीं देती। लेकिन हाँ, तो इसीलिए कहने का मतलब है कि वी शुड promote any kind of banking system, any kind of new product, any kind of new ideas, any kind of new industry that is emerging in the nation. Not call it Islamic. It can be participatory finance, interest-free finance, whatever. और ये हमेशा कोई मौलाना इस्लामिक फाइनेंस के जब हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कि हर मौलाना मौलवी जो भी बोले वो आपको करना है या वही सुनना है। इट्स ओपन मार्केट। एनीवन स्टडिंग इन हार्वर्ड, ये इसका हार्वर्ड में भी रिसर्च होता है, कैम्ब्रिज में भी इसका इस्लामिक फाइनेंस का रिसर्च होता है, बहुत हाई क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, हर जगह पे इसकी स्टडी भी हो रही है। सो पॉइंट इज दैट। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग द पॉलिसी टाइम्स।